अब हम पिछली वीडियो से कुछ आइडियाज़ को रिव्यू कर लेते हैं और ये देखते हैं कि हम उनसे कुछ नई इन्फॉर्मेशन ड्राइव कर सकते हैं या नहीं। तो ये मैं दो अलग अलग कर्व्स बना रहा हूँ जो कि टाइट्रेशन के हवाले से हैं, और इसमें जाहिर बात है कि एक्स एक्सिस पर स्ट्रॉन्ग बेस है जिसकी मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, और वाई एक्सिस पर पीएच है और मेरा पसंदीदा बेस NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये भी यहाँ पर भी NaOH से मैं इसको टाइट्रेट कर रहा हूँ। दोनों सूरतों में मैं NaOH से टाइट्रेट कर रहा हूँ, यानी कि टाइट्रेटर है या रीएजेंट है जो कि टाइट्रेशन में इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर वाई एक्सिस पर pH स्केल है, और यहाँ ये 7 है pH की वैल्यू, और यहाँ 0, और यहाँ पर ये 14। तो अब मेरे पास कोई नामालूम एसिड है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, और उसको मैं टाइट्रेट कर रहा हूँ। तो क्या होगा, मैंने NaOH शामिल करते मैंने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई, ये न्यूट्रलाइज हुआ और ये 7 से बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पर मैक्सिमम पे पहुँच गई। इसी तरह मेरे पास ये दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरा एसिड है, इसको भी मैंने टाइट्रेट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और फिर ये बढ़ना शुरू हुई, 7 पे पहुंची, ऊपर गई, और ये मेरे पास ये दो अलग अलग कर्व्स आ गए। तो अब क्या आप इन कर्व्स को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा वीक एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? इक्विवेलेंस, इसके लिए इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो हमारी मदद करता है। तो फर्ज कर लीजिए इसका इक्विवेलेंस पॉइंट ये रहा और इसका इक्विवेलेंस पॉइंट दूसरे का ये रहा। याद रखिए कि इक्विवेलेंस पॉइंट वो होता है जब OH आयन जो है H+ आयन्स को पूरी तरह से हड़प कर चुके होते हैं, और हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें ये इस रिएजेंट से जो आने वाला OH होता है वो पूरा का पूरा H+ को कंज्यूम कर चुका होता है एसिड में। तो यहाँ पर मेरे पास ये pH 7 है, जबकि पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो गया और ये न्यूट्रल सोल्यूशन बन गया है। तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस से डील कर रहा हूँ जैसे? तो ये मुझे pH 7 ये बताएगा कि क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा न्यूट्रल है, लिहाजा मैं जिस बात एसिड से डील कर रहा हूँ वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज हो गया है। इसके OH आयन्स और H+ आयन्स आपस में रिएक्शन करके पानी बना चुके हैं, और ये इस कंडीशन में पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस में इसमें कोई सी भी बेसिसिटी नहीं है, ये बिल्कुल भी बेसिक नहीं है। फर्ज कर लीजिए कि ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एक्वस सोल्यूशन में, और आपको पता है कि वो H+ और क्लोराइड माइनस आयन में टूट जाता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, वन वे रिएक्शन है, और इसके नतीजे में आपको पता होगा कि H+ आयन्स बनते हैं और ये OH के साथ रिएक्शन करके खत्म हो जाएंगे, और मेरे पास Cl- बनेगा जो कि कॉन्जुगेट बेस है। लेकिन Cl- कॉन्जुगेट बेस जरूर है, लेकिन बेसिसिटी के हवाले से ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बिल्कुल अपना हिस्सा नहीं डालेगा। अगर मेरे पास सिर्फ क्लोराइड आयन्स हो और मैं इनको शामिल कर दूं पानी में, तो ये इस मॉलिक्यूल में H के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी कि ये रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जाएगा, यानी कि ये एक तरह से मैं कह सकता हूं कि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा एसिडिटी या बेसिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि H+ तो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन जो है वो फर्दर OH में H में इजाफे का, pH में इजाफे का बायस नहीं बनेगा। और यहां पर आप ये देखिए कि मेरे पास पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस जो आया वो फर्ज कर लीजिए ये 9 पर आया, यानी कि pH 9 पर मुझे पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस हासिल हुआ है। यानी कि न्यूट्रल होने के बावजूद ये जो सोल्यूशन है थोड़ा सा बेसिक है, और इसमें मेरे पास OH की कंसंट्रेशन बहरहाल ज्यादा है, और जाहिर बात है कि ये मेरे पास एक वीक एसिड था जिसमें कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसका कुछ हिस्सा टूटता है और कुछ हिस्सा नहीं टूटता, और ये वापस जुड़कर Ha बनाता है, यानी कि कॉन्जुगेट बेस और H+ आयन्स, और ये Ha जो है यानी कि वीक एसिड जो है ये बढ़ता है, और ये इसके नतीजे में क्या होगा कि ये OH के साथ रिएक्शन करेगा, ये इसको काट देगा, लेकिन साथ ही साथ कॉन्जुगेट बेस जो कि रियल बेस है, बेशक वीक बेस है, लेकिन ये जो है ये इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, और ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक ये Ha कंज्यूम होने के बावजूद, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये इसमें A की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा कॉन्जुगेट बेस को, तो ये एक वीक एसिड होगा, जबकि ये क्लोरीन माइनस जो है ये न्यूट्रल रहेगा pH के व्यू पॉइंट से, ये वीक बेस है। सही। तो अब इक्विवेलेंस पॉइंट में जब ये Ha और H+ खत्म हो जाएगा, फिर भी आपके पास A- यानी कॉन्जुगेट बेस
मौजूद रहेगा और ये रिएक्शन जो है ये इस डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ेगा। ख़त्म होने के बावजूद आपके पास कुछ ना कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ इसमें रहेंगी। तो ये इसकी कंसंट्रेशन A और इसकी B है मेरे पास। तो इक्विवेलेंस पॉइंट में B जब ये सब का सब खत्म हो जाएगा तो A खत्म हो जाएगा, HA खत्म हो जाएगा और B कॉन्जुगेट बेस की जो कंसंट्रेशन है वो B प्लस A हो जाएगी। और यही वजह है कि जब पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस किसी वीक बेस में आता है तो वो थोड़ा सा बेसिक होता है, उसकी pH एग्जैक्टली 7 नहीं होती, कुछ ज़्यादा होती है। तो अब ये है वीक एसिड। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं ज़रा कुछ और कार्रवाई को आगे बढ़ाता हूँ। समझ गए होंगे आप कि वीक एसिड जो है उसमें मेरे पास जो पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस आता है वो थोड़ा सा बेसिक होता है। अब मैं जानता हूं कि चलिए मेरे पास OH माइनस आयन्स की कंसंट्रेशन जो है वो मैं बढ़ा रहा हूं इसमें, और सोडियम जो है वो जाहिर बात है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो यूजलेस है वो pH व्यू पॉइंट से। तो अब हुआ क्या, मेरे पास इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया जिसके नतीजे में मैंने सारा का सारा जो इस एसिड का H प्लस आयन था वो कंज्यूम कर लिया, पूरा का पूरा एसिड मैंने कंज्यूम कर लिया है। तो अब मेरे पास ये जो वीक एसिड है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी वो थी A, लेकिन क्योंकि ये एक वीक एसिड है लिहाजा इसका कॉन्जुगेट बेस भी उसके साथ साथ मौजूद होगा। टाइट्रेशन शुरू करने से पहले उसकी कंसंट्रेशन मैंने फर्ज कर लिया कि वो थी B। अब मैं इसमें OH जब शामिल करूंगा, OH आयन शामिल करूंगा, ये मैं इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं वीक एसिड की एक्वस सॉल्यूशन में, HA रिवर्सिबल रिएक्शन H और कॉन्जुगेट बेस। तो अब क्या होगा इस रिएक्शन में जब मैं OH शामिल करूंगा तो ये HA जो है यानी कि वीक बेस जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होगा और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी। तो HA की जो कंसंट्रेशन है वो जब ये रिएक्शन पूरा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, HA जो है वो वीक बेस जो है वो वीक एसिड जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो बढ़ जाएगा। तो नतीजा क्या होगा, इसको मैं अलग कलर देता हूं, कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन जो है वो हो जाएगी A, क्योंकि वो टूट रहा है इसमें कॉन्जुगेट बेस और H प्लस आयंस में, H प्लस आयंस कंज्यूम हो गए हैं इस OH के हाथों, लिहाजा ये तो खत्म हो गया है। लेकिन मेरे पास बहरहाल कॉन्जुगेट बेस इस सॉल्यूशन में था, में रहेगा, और इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन जो थी वो क्योंकि B थी तो लिहाजा फाइनल कंसंट्रेशन इसकी मेरे पास B प्लस A हो जाएगी, यानी कि मेरे पास कॉन्जुगेट बेस के B प्लस A मोल्स इस सॉल्यूशन में मौजूद होंगे। लेकिन अगर हम किसी तरह से ये मालूम कर सकें कि वो कौन सा मौका था कि जब वीक बेस और वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन आपस में बराबर थी, तो मैं बहुत कुछ इसके बारे में जान सकता हूं। और हेंडरसन-हैसेलबाल्क फार्मूला अगर आपको याद हो, हमने पिछली एक वीडियो में डिराइव किया था, उससे हम यहां पर मदद लेंगे। मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा सामने रहे ताकि इस पर भी नजर रहे मेरी, तो मैं इसको यहां करता हूं। तो ये pH जो है, ये मैं वीक बेस की बात कर रहा हूं, आप याद रखिए वीक बेस की बात कर रहा हूं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं होता, लेकिन ये वीक एसिड है, तो अब इसमें जो pH जो होगी वो बराबर होगी, मैं इसको टाइट्रेट कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेस से, तो इसकी जो pH वैल्यू है, फर्ज कर लीजिए कि मैं इसके लिए pKa मालूम करूं, वो pH जो होगी वो बराबर होगी pKa प्लस log of concentration of weak conjugate base divided by the concentration of weak acid। और ये है हेंडरसन-हैसेलबाल्क इक्वेशन। और अब यहाँ पर हम एक बार फिर थोड़ा सा अलजेब्रा कर लेते हैं, और ये आप पहले देख चुके हैं कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसकी कंसंट्रेशन और HA की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर, मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों के दोनों बराबर होंगे तो ये 1 हो जाएगा, और log टू द बेस
10 अगर मैं 1 का log to the base 10 लूँ तो वो 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे क्या बता रही है? ये चीज़ मुझे ये बता रही है कि ये जो पूरा का पूरा मैंने सोल्यूशन बनाया है, इसमें ए कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड की जो कंसंट्रेशंस हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, तो ये जो पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई। नतीजा क्या निकला? पीएच जो है इस सोल्यूशन की वो पी के ए के बराबर हो गई, ठीक। और फर्ज कर लीजिए कि वो जो पॉइंट है जिस पर ये बराबर होते हैं, ये बीच में यहां हाफ द वे कहीं आ रहा है, यहां पर ये हमें पी के ए हमें इसके बारे में मदद कर रहा है। तो अगर मैं आपके पास पी के ए के टेबल्स हों और आपके पास मुख्तलिफ कंपाउंड्स, तो आप बता सकेंगे कि ये जो पी के ए अगर किसी का है तो उसको आप क्वांटिटेटिवली मालूम करके आप बता सकते हैं कि वो आप किस वीक एसिड से डील कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये कहलाता है हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। और ये पॉइंट वो होता है जहां पर रफली वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में तकरीबन बराबर होती है। यानी कि ये अगर ये है यहां पर A डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन कम होकर हाफ रह गई, और B की जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो भी हो गई B प्लस A डिवाइडेड बाय 2। तो क्योंकि मैं जब शुरू किया था तो मेरे पास सॉल्यूशन में थोड़ा सा कॉन्जुगेट बेस पहले से ही मौजूद था, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूं एक वीक एसिड की, लेकिन ये B जो है, ये इसकी कंसंट्रेशन जो है कॉन्जुगेट बेस की, वो इतनी कम होगी कि मैं इसे इग्नोर कर सकता हूं। और जब आप इस प्रैक्टिकली ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आप इसे एक एक्सपेरिमेंटल एरर के तौर पर नजरअंदाज कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये देखिए, इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए Ka जो होगा कि एसिड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और कंजुगेट बेस डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। अब फर्ज कर लीजिए कि ये जो वीक एसिड मेरे पास है, ये अमोनिया, इसकी pKa 9.25 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका K जो है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9.25। मैं लॉग का एंटी लॉग लेने का पूरा जो है वो प्रोसेस नहीं दोहरा रहा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9.25 का मतलब क्या हुआ? मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। 10 इंटू रेज़ टू द पावर 9.25 माइनस, तो ये बराबर हुआ 5.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10। मैं अप्रोक्सीमेट करके इसको चलिए मैं 5 मान लेता हूं आसानी के लिए। ये हो गया 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10। तो ये इसका कांस्टेंट है। अब मैं मालूम करता हूं कि मेरे पास कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन टाइट्रेशन शुरू करने से पहले कितनी थी। याद रखिए, मैं टाइट्रेशन शुरू करने से पहले की बात कर रहा हूं। तो मैंने दोनों साइड्स को HA की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास ये एक्सप्रेशन इस तरह से बन गया, कॉन्जुगेट बेस और हाइड्रोजन आयन। अब मेरे पास फर्ज कर लीजिए कि दोनों का एक एक मोल इस कंडीशन में मेरे पास मौजूद है, तो ये एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि बाय डेफिनेशन जो मेरा हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट था उसमें दोनों की कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो जाती हैं, H प्लस आयन्स की और कॉन्जुगेट बेस की। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि H प्लस आयन्स बराबर हो गए A माइनस आयन्स के। तो ये HA की कंसंट्रेशन हो गई कि A माइनस, यानी कि कॉन्जुगेट बेस की जो कंसंट्रेशन है, मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लूंगा, बहुत आसान सा तरीका है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड टाइम्स Ka मेरे पास 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 था, और क्योंकि ये मैंने 1 मोलर पे इसको फर्ज किया था, तो ये जो है ये, आप ये सोचिए कि स्क्वायर रूट होने के बाद ये कंसंट्रेशन और कम हो जाएगी, और आप इसको 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। यानी कि कॉन्जुगेट बेस की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो बहुत बहुत कम होगी एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। तो हम इस कॉन्जुगेट बेस की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है इसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं, इसको हम कंसीडर ना करें। तकरीबन वही हमारा जो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट होगा वो हमें मिल जाएगा यहीं पर तकरीबन।
यानी कि हम इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो ये जो है ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और log to the 1 जो है ये 0 हो जाता है। तो यहाँ हम जब pH मालूम करेंगे इसमें pKa जो है ये हमें इस बारे में बहुत कुछ बताएगा। उम्मीद है कि मैंने अपनी बात वाज़ेह कर दी है। शुक्रिया।